हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप जानते हैं कि जीआईसी अल्टीग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की जीएस की प्रैक्टिस कराने के लिए मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ और आज का है वीडियो नंबर 9 यानी जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस नंबर 9। आप जानते हैं कि इसका जो मैंने क्वेश्चन चूज किया है वह है आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अब तक एग्जाम्स हुए हैं उनकी जीएस का कलेक्शन है। आप जानते हैं कि चूंकि आपका प्री के बाद 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना है तो जीएस का उतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते। जीएस का पार्ट बहुत बड़ा है, इसलिए स्मार्टली हम इसको तैयारी कर रहे हैं। इसको ये प्रैक्टिस पर डे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर शाम को 6 बजे मिल जाता है और इसमें जो प्रैक्टिस सेट मैंने चूज किया उसमें 30 क्वेश्चन है और वो जीआईसी अल्टीग्रेड की जो पूर्व की परीक्षा हुई उस पर आधारित है। मतलब आपको कहाँ पर कितने क्वेश्चन लिए जाने हैं, क्या कैसे है, वो सब कुछ इसी जो है पैटर्न के आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस बात को लेकर के कन्फर्म हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ उसको आपको उसका आंसर की पीडीएफ, सारी चीज़ें, सारी मटेरियल, उसके साथ साथ गाइडेंस और बहुत कुछ सारी चीज़ें जो है अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका मैंने एक पेड ग्रुप जो बनाया हुआ है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। 199 उसका चार्ज है। उसके लिए आप यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन है सुल्तान मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था। जी हाँ, सुल्तान मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ। 4 ऑप्शन है, लाहौर, मुल्तान, सरहिंद और ठट्टा। जी हाँ, तो इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसमें चारों ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है मुल्तान। जी हाँ, मुल्तान जो है ये मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण था 1175 में, 1175 में इसका पहला आक्रमण हुआ था। कहाँ पर? मुल्तान पर। उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने आक्रमण किया 1178 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। किस पर? गुजरात पर। और गुजरात का उस समय जो शासक था वो भीम द्वितीय था। ठीक है, भीम द्वितीय क्या जो है सोलंकी वंश यानी चालुक्य वंश का शासक था, राजा था। ठीक है, और उसने क्या किया, मोहम्मद गोरी को हरा दिया, पटक दिया उठा के। उसके बाद फिर मोहम्मद गोरी ने दोबारा फिर आक्रमण किया 1191 ईस्वी में। 1191 में कब जो है किसके विरुद्ध किया? तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, वो कौन किसके बीच में? चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, पृथ्वीराज ये चौहान जो है तृतीय थे। बहुत ही फेमस युद्ध है, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने इसको मार करके भगा दिया। उसके बाद फिर लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर एक जयचंद राजा था, उसके कहने पर दोबारा से मोहम्मद गोरी फिर आक्रमण करता है और करने के बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। आखिरकार 1194 ईस्वी में वह जयचंद भी हारता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनका कुछ इतिहास रहा हमारे भारत देश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। आप जानते हैं अकबर एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है राजा था, मतलब आप कह सकते हैं कि बादशाह था। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर चंद्रप्रभु सूरी और दूसरा है हरिविजय शूरी, तीसरा है पुष्पदत्त, चौथा है यशोभद्र। ठीक है, तो इसमें इनमें से कौन ऐसे थे आचार्य थे जिनको जो है अकबर ने बहुत बहुत सम्मानित किया था। तो इसके जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है हरिविजय शूरी। जी हाँ, यानी बी आंसर जो है इसको कहीं कहीं पर हरिविजय या फिर हरिविजय इस तरीके के अलग नाम से भी देखा गया है। ठीक है, हरिविजय को जो है अकबर ने सम्मानित किया था, एक टाइटल दिया था किसका? जगत गुरु का। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने जगत गुरु का मतलब होता है कि दुनिया का गुरु, यानी मतलब पूरी जगत का गुरु। ठीक है, ये उपाधि इन्होंने दिया था। उसके बाद जो है जो हरविजय सूरी साहब थे ये अकबर के दरबार में लगभग 2 वर्ष थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है वास्को डी गामा, दूसरा है अल्बुकर्क, तीसरा है बार्थोलोम्यू डायज और चौथा है जॉर्ज डन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भारत में पहली बार जो है जो यूरोपीय आए वो कौन थे? पुर्तगाली थे। कब आए? जो है 1498 में वास्को डी गामा आता है, भारत की खोज करता है। उसके बाद 1500 ईस्वी में पेड्रो कैब्राल आता है, दूसरा पुर्तगाली है जो भारत में आता है। ठीक है, उसके बाद 1505 से लेकर के 1509 तक अल्मीडा यहाँ का जो है क्या बना, यहाँ का जो है वायसराय कह सकते हैं बना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन सही है मित्र वो क्या है?
अल्बुकर्क। जी हाँ, अल्बुकर्क। उसके बाद 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क क्या होता है, यहाँ पर आता है, यहाँ का वायसराय बनता है, जिसको वास्तविक रूप से संस्थापक कहा जाता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का। ठीक है, तो इसने क्या किया, 1510 ईस्वी में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, और पुर्तगालियों ने अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए क्या किया, भारतीय महिलाओं से मतलब शादी किया, उसको ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि जिससे कि हमारा जो है विकास हो यहाँ पर, यानी पुर्तगालियों का विकास हो। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग 1503 ईस्वी में कोचीन में, जबकि दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। ठीक है, क्योंकि वह हार रहा था तो इसलिए भाग निकला। उसने जो है निम्नलिखित में से किस वाहन का प्रयोग किया था, पहला है ऊंट, दूसरा है हाथी, तीसरा घोड़ा, चौथा पालकी। तो ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह क्या है, ऊंट। जी हाँ, प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये भी जान लेना चाहिए, 23 जून 1757 को प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध में एक और मतलब एक और जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना थी, जिसका जो सेनापति था कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, और दूसरी ओर कौन था, बंगाल के नवाब। और बंगाल के नवाब कौन था उस समय, सिराजुद्दौला। लेकिन सिराजुद्दौला हार जाता है। सिराजुद्दौला हारने के बाद चुपके से ऊंट पर बैठकर मैदान से फूट लेता है, यानी निकल लेता है। ठीक है, सिराजुद्दौला जब निकल जाता है तो लेकिन इसके साथ में होता क्या है, मुर्शिदाबाद में मीर जाफर के पुत्र मीरन ने इसका कत्ल करवा दिया कि भैया तुम युद्ध से भागे क्यों। ठीक है, ये होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है जो है, इसमें है नदी तमा, देवी तमा, माते तमा। ठीक है, माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं इसको सही करके ही आप लोगों को पीडीएफ दूंगा। ठीक है, तो इस किस नदी को संबोधित किया जाता है, चार ऑप्शन है, सिंधु, दूसरा सरस्वती, और तीसरा है बितस्ता, चौथा है यमुना। आप जानते हैं कि जो है ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा संबोधित किया गया है किस नदी को, सिंधु नदी को। किसको, सिंधु नदी को। सबसे ज़्यादा संबोधित किसको किया गया है, सिंधु नदी को संबोधित किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है, सरस्वती। जी हाँ, आर्यों का आरंभिक विस्तार कहाँ से हुआ था, हिमालयी क्षेत्र के उत्तरी भाग से हुआ था, जिससे क्या बोला जाता है, ब्रह्मावर्त बोला जाता है। ठीक है, ऋग्वेद काल की जो सर्वाधिक पवित्र नदी, जिसको 3 ये नाम जो नदी तमा, देवी तमा, माते तमा से संबोधित किया जाता है, वो कौन सी है, सरस्वती नदी है। ठीक है, लेकिन सबसे जो यहाँ की सर्वाधिक जो प्रचलित या जो महत्वपूर्ण नदी थी वह कौन थी, सिंधु नदी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नवपाषाण कालीन जो है निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। यहाँ पर है बुर्ज होम, दूसरा है गुफकराल, तीसरा है कुचई, चौथा है महगड़ा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि किन दो में से है, ये 1 4 में, 2 3 में, 3 4 या 1 2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप अपने स्तर से देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपको बताना है। तो सही आंसर है क्या, डी आंसर। जी हाँ, डी आंसर, 1 और 2। जो नवपाषाण कालीन गर्त निवास, आप जानते हैं अलग अलग प्रकार के निवास होते थे, गर्त निवास, शैल निवास, इस तरीके से। ठीक है, तो वहाँ पर जो पहला है बुर्ज होम और गुफकराल, जो ये हैं, ये निवास अवशेष यहाँ पर मिले हैं। बुर्ज होम और गुफराल के उत्खनन से गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कश्मीर के इन दोनों नवपाषाणी कालिक स्थलों की मुख्य विशेषता गर्तावास, विभिन्न प्रकार के मृदभांड, पत्थर व हड्डी के औजार तथा सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का पूर्णतः अभाव था इस समय। ठीक है, और बुर्ज होम की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने किया था। किसने किया था, डी टेरा और पीटरसन ने किया था। ध्यान दीजिएगा इस बात का, किसको, बुर्ज होम की खोज किसने किया था, ध्यान से समझ लीजिएगा। मानव समाधान में कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, यह भी बुर्ज होम से मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपके क्वेश्चन का आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, और तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, चौथा है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या है, दूसरा है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। जी हाँ, भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। यह मिशन 24 मार्च कब आया था, 24 मार्च 1946 को आया। कहाँ, दिल्ली। ठीक है, ये और जो है अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत किया इसने। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, मंत्रिमंडलीय मिशन की सिफारिश थी कि संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो, जिससे सामान्यतः एक प्रतिनिधि का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर हो। ठीक है, ये थोड़ा सा जान लेना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अंतर्गत विषयों तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ये आंसर देखिए भैया, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दो सूची, एक विषय है, दूसरा है सूची। यहाँ पर विषय, दूसरा सूची। आप जानते हैं सूची, सूची से मतलब जैसे आप हमारे यहाँ 3 प्रकार के सूची हैं, एक है संघ सूची, समवर्ती सूची और क्या है, राज्य सूची। राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्यों को होता है। समवर्ती सूची में राज्य एवं केंद्र दोनों बनाते हैं, और संघ सूची एक जो है संघ यानी केंद्र के अधीन आता है। तो यही है भारत के संविधान के अंतर्गत कि जो है विषयों तथा संबंधित सूची का युग्म आपको सुमेलित करना है। तो पहला है ऑप्शन है, यह विषय है वन, क्या कौन बनाता है, समवर्ती सूची। डाकघर बचत संघीय सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो यह आपका ऑप्शन है। अब आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है बी। जी हाँ, यानी शेयर बाजार की जो निर्धारण है यानी विषय है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं बनाया जाता है, बल्कि जो है वन का समवर्ती सूची बनाता है और समवर्ती सूची के अंतर्गत बनाया जाता है। डाकघर बचत का संघीय सूची के अंतर्गत बनाया जाता है। जन स्वास्थ्य का राज्य सूची के अंतर्गत। लेकिन शेयर बाजार का किसके अंतर्गत, संघ सूची के अंतर्गत बनाया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको जान लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? जी हाँ, आप जानते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसका निर्णय कौन करता है? लाभ का पद आप जानते हैं कि जैसे कोई मतलब उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार या किसी भी सरकार के अधीन कोई भी कर्मचारी है उसको लाभ का पद माना जाता है। ठीक है, लेकिन वो जब चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको चुनाव लड़ने से पहले त्यागपत्र देना होता है। तो इसका निर्णय कौन करता है? कौन करता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय एवं संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है, वो कौन सा है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। कहाँ पर? आप जानते हैं कोई पद संसद या विधानमंडलों में सदस्यता या निर्भरता हेतु लाभ का पद है, यानी अगर आप संसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए बात हो रही है यहाँ पर। अथवा इनका जो निर्णय अनुच्छेद 103 के अंतर्गत केंद्र में जो है वो राष्ट्रपति और अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्यों में राज्यपाल करेंगे कि आप लाभ के पद पर हो या फिर नहीं। ठीक है, ये निर्णय कौन करता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति केंद्र के विषय पर और राज्यपाल जो है राज्य के विषय पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है यहाँ पर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विधानसभा के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आप जानते हैं कि राज्यसभा का जो सांसद होता है वो चुनाव के दौरान नहीं चुना जाता जैसे सीधे जनता के द्वारा, बल्कि वो किसी अन्य माध्यम से चुना जाता है। तो कौन सा माध्यम, इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा उसको चुना जाता है। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इनका चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। यानी आप जानते हैं कि पार्टी डिसाइड करती है, फिर पार्टी ही भेजती है और पार्टी के जो भी विधायक होते हैं उनको जो है वोट करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जितनी जनसंख्या उसी आधार पर राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं, भारत में एक राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों का पर ध्यान दीजिए कि कौन सा सही है राज्यपाल के विषय में। ठीक है, अब उसमें पहला ऑप्शन है उसे मतलब जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें आपको बताना 1 या 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, 1, 2 और 4 सही है या 2 और 4 सही है। तो इसमें कौन सा है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? यहाँ पर आपका आंसर डी सही है। कौन सा? 2 और 4, यानी जो है किसी भी व्यक्ति को अगर भारत का राज्यपाल बनना है तो उसके लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, यानी वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। और आप जानते हैं कि राज्यपाल 5 साल तक इसका कार्यकाल होता है, लेकिन यह जो है राष्ट्रपति के मतलब मंशानुरूप राष्ट्रपति चाहे तो कल ही हटा सकता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि राज्यपाल बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भारत में ही पैदा हुए हो तभी, यानी आप भारत में बाद में नागरिकता ले लिए हो तो भी आप जो है राज्यपाल बन सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है, और लोकसभा के सदस्य बनने की कोई मतलब उतनी अनिवार्यता नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियाँ स्थित हैं? इलायची पहाड़ियाँ मतलब
मतलब आप इनको क्या कहते हैं, कार्डमम। जी हाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा ये इसकी डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं वह कहाँ हैं, पश्चिमी घाट पर हैं। ठीक है, कहाँ पर, जो पहाड़ियाँ तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम एवं केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में अवस्थित हैं। ठीक है, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें ऑप्शन में तो दोनों ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर आयोग ने माना हुआ था वो माना था तमिलनाडु। हालांकि यहाँ पर जो सही आंसर है वो दोनों है, कौन, तमिलनाडु और केरल, चूंकि बीच में ही है। आप समझ लीजिए इस बात को, ये केरल एवं तमिलनाडु के बीच सीमा पर स्थित है, भारत की सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दोबारा मिलता है तो आप उस पर चैलेंज भी होते हैं, आप जानते ही हैं। तमिलनाडु एवं केरल दोनों ऑप्शन सही हैं इसके। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन में है तो आप उसको चूज करें। ठीक है, या फिर कभी ऐसा भी बन सकता है दोनों एक साथ में दिए हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। जी हाँ, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर सूची 1 है, यहाँ पर सूची 2 है। तो इसमें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक उष्णकटिबंधीय वन या कहाँ है, सुंदरबन में है, शंखवृक्ष वन कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पत या ये इस तरीके से है। तो यहाँ पर कुछ कूट दिए हुए हैं ABCD करके, तो इनको आपको मैच करना है कि कौन सही है, कौन मतलब किससे मैचिंग कर रहा है। तो इसको अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर है वह आंसर है डी। जी हाँ, डी में अगर देखें तो A का चौथा है, कौन है, A का चौथा। ठीक है, उसके बाद B का दूसरा है, B का दूसरा हो गया। ठीक है, C का पहला हो गया, C है यहाँ पर पहला हो गया। ठीक है, और D का तीसरा हो गया। तो यहाँ पर D है और यहाँ पर तीसरा है, तो इस तरीके से इसका मैचिंग हो जाता है। तो एक बार देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय जो वन है वो कहाँ पर है, साइलेंट वैली में है। और जो दूसरा है शंकु वन वृक्ष वन है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और कच्छ वनस्पत कहाँ है, सुंदरबन में है। और पतझड़ वन जो है कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बोकारो इस्पात संयंत्र निर्माण किसके सहयोग से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है रूस। जी हाँ, तो आप जानते हैं कि जो हमारा जो ये संयंत्र था वो किसके सहयोग से लगाया गया था, रूस के संयंत्र से। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, रूस। तो आप जानते हैं कि बोकारो इस्पात संयंत्र पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से कब बना था, 1964 में। कब, 1964 में। ठीक है, और यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित किया गया था। भारत के जो और अन्य जो लौह इस्पात संयंत्र हैं वो कहाँ पर लगे हुए उसके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए। तो पहला यहाँ पर आप राउरकेला में है जो कि उड़ीसा में स्थित है, वो जर्मनी के सहयोग से 1959 में लगा था। ठीक है, भिलाई में जो कि रूस ही के सहयोग से बना था, जो 1959 में यह भी स्थापित किया गया था। दुर्गापुर जो कि यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से 1959 में स्थापित किया गया था। और यह बोकारो इस्पात संयंत्र जो है यह 1964 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी के निकट है, दूसरा है यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, तीसरा है यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, चौथा है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो ये है आपके चारों ऑप्शन, इसमें आपको बताना है कौन सही है। तो चारों ऑप्शन में सही है चौथा। जी हाँ, तो आप जानते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होना है। ठीक है, इसका जो पृथ्वी की निकटता से कोई संबंध नहीं है और ना ही सूर्य के प्रकाश प्राप्त करने से कोई संबंध है। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, परंतु यहाँ पर वायुमंडल विद्यमान है। आप जानते हैं, जैसे अगर आप ये बात किया जाए कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है इसलिए इस पर वायुमंडल नहीं है, तो पृथ्वी भी तो सूर्य की परिक्रमा करती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होता है वह क्या है, चौथा आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में निम्नलिखित में से किसमें जो है सघन उष्णार्ध वन है। तो पहला ऑप्शन है आइवरी कोस्ट, दूसरा है केन्या, तीसरा जिम्बाब्वे, चौथा दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो सही आंसर है आइवरी कोस्ट। जी हाँ, आप जानते हैं उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है या जलवायु प्रदेश या सघन उष्णार्ध वन विषुवत रेखा के कहाँ पर पाए जाते हैं, 5 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री अक्षांश तक पाए जाते हैं। और यह स्थिति कहाँ बनती है, अफ्रीका के कांगो नदी घाटी तथा गिनी तट पर। ठीक है, इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आइवरी कोस्ट गिनी खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर खाद्य श्रृंखला का अंतर संबंध जटिल तंत्र क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है पोषणज स्तर, दूसरा है खाद्य जाल, तीसरा है पारिस्थितिक पिरामिड और चौथा है पारिस्थितिक श्रृंखला। जी हाँ, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपको जवाब देना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है
खाद्य जाल। जी हाँ, क्या है? खाद्य जाल। प्राकृतिक परिस्थितियों में परितंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग एकल रूप में प्रचलित नहीं हैं, ठीक है, बल्कि ये क्या है, एक दूसरे से संबंध होकर के अंतर्ग्रथित प्रतिरूप जो है बनाती हैं, जिसे क्या बोला जाता है? खाद्य जाल बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर? कर्नाटक में। मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर? असम में यानी असम में। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर? केरल में। और शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इसमें जो सही आंसर है वो आपको देना है, तो इसका जो सही आंसर होता है वह है डी आंसर। जी हाँ, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ है? उड़ीसा में है। आप बाकी चारों ऑप्शन सही हैं, यानी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में, लेकिन शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में प्रकार के मतलब निम्नलिखित किस प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? पहला है डीजल इंजन, दूसरा है भाप इंजन, तीसरा है पेट्रोल इंजन, चौथा है दोनों डीजल एवं पेट्रोल इंजन में। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है पेट्रोल इंजन में। जी हाँ, कार्बोरेटर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसमें किया जाता है? पेट्रोल इंजन में किया जाता है, क्योंकि कार्बोरेटर जो है पेट्रोल में हवा को मिलाता है, जिससे उच्च दहन क्षमता वाला ईंधन यानी मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण में एक विशेष अनुपात में हवा और पेट्रोल मिले होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? किसको? ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जो है ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा है लैक्टिक अम्ल, तीसरा है टार्टरिक अम्ल, चौथा है बेंजोइक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, यानी कौन सा? टार्टरिक अम्ल। जी हाँ, टार्टरिक अम्ल क्या होता है? बेकिंग पाउडर के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जबकि ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। और बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य परीक्षण में किया जाता है, ठीक है, बेंजोइक का खाद्य परीक्षण में। और लैक्टिक एसिड का प्रयोग दूध के खट्टे पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी आवश्यकता शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए नहीं होती है? आप जानते हैं कि अपने शरीर में कौन से? कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी और सोडियम। तो कौन सा ऐसा जो इन चारों में से विकल्प है जो हमारे शरीर में जो अस्थि को निर्माण करने के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसमें आपका जो सही आंसर है वह क्या है? डी, सोडियम। जी हाँ, अस्थि का निर्माण करने के लिए सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि किनका किनका आवश्यकता जरूरत होती है? कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, मैग्नीशियम, इनका प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित विटामिन में से किसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? इसको मतलब पिछले वीडियोज में मैंने बताया भी है। विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को, विटामिन डी को। तो आप जानते हैं किसको एस्कॉर्बिक एसिड का जो सही मतलब किसे कहा जाता है? विटामिन सी को, ठीक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, और ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, इस तरीके के, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो ये विटामिन ए है उसको रेटिनाल कहा जाता है। उसमें विटामिन बी में थायमिन पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरिमा सेकंड नाम है किसका? एक क्लोन भैंस का, क्लोन गाय का, क्लोन भेड़ का और टीवी टमाटर का। तो इसका जो सही आंसर है वह है क्लोन भैंस का, यानी जो है जो ये गरिमा सेकंड जो नाम दिया गया है राष्ट्रीय डेयरी इंस्टीट्यूट के जो निदेशक डॉक्टर AK श्रीवास्तव के निर्देशन में भैंस का दूसरा जो है नाम क्लोन गरिमा सेकंड के नाम से जो है उन्होंने बनाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारित संबंधी संस्तुति करता है या प्रस्तुति करता है? ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो उसको आपको बताना। 4 ऑप्शन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा है कृषि लागत एवं कीमत आयोग और चौथा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो इसमें आप जानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP कौन करता है? मैंने अभी पिछले वीडियो में इस पर मैंने चर्चा भी किया था। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, जी हाँ, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ठीक है। कृषि लागत एवं कीमत आयोग फसलों के न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी MSP को निर्धारण संबंधी संस्तुति प्रस्तुत करता है, ठीक है। यह चूँकि 1965 में एक कृषि मूल्य आयोग यानी APC की स्थापना की गई थी, जिसका अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर EML दांतवाला थे। और बाद में 1985 में मतलब CACP इसी का नाम रख दिया गया, यानी क्या रख दिया गया? जो है कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर।
आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। पहला आंसर है किस लिए मतलब प्रस्तुत किया जाता है, पहला ऑप्शन है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से के पूर्व, ठीक है, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात। उसके बाद चौथा ऑप्शन है उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, जी हाँ, आगामी बजट मतलब आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है और उसी के आधार पर जो पूर्व के बजट को संशोधित करके यानी अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं जो वास्तविकता के आसपास रखा जाता है, ठीक है। आगामी बजट निर्माण हेतु इसको आधार माना जाता है, यानी आधार के रूप में इस पर काम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था। तो पहला ऑप्शन है सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा हेतु, तीसरा है ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु और चौथा है उद्योगों की पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण हेतु, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। यहाँ पर इसका सही आंसर है सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु, यानी पहला ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय जो नवीनीकरण फंड की स्थापना 1997 में की गई थी। इस फंड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का अवधारणा किया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बंची टाप एक बीमारी है, तो ये एक बीमारी है, कहाँ पर लगती है, आम की बीमारी है, केला की बीमारी है, लीची की, किस सेब की। तो उसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है केला की, जी हाँ। जो बंची टाप होता है वो केला की बीमारी है, जबकि जो है जैसे होता क्या है कि ऊपर जो है केले के जो ऊपर पत्तों को मिल करके एक बंच टाइप का बन जाता है, फिर उसके बाद केले में फल नहीं लगता है, ये एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है। अब जबकि जो है जो आम होता है, आम का जो प्रमुख रोग है जिसको रतुआ, कुरचना रोग एवं अल्टरनेरिया जैसा पत्ती धब्बा रोग इसमें लगता है, ठीक है, किसमें, आम में। और जो है उसके बाद सेब का जो प्रमुख रोग है वो क्या है, बिटर पिन, ब्राउन हार्ट, सेब पपड़ी एवं कार्क स्पॉट। और लीची का जो रोग है वह है टहनी छेदक, फल बीज बेधक, ये इस प्रकार के इसके रोग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में बाल यानी 0 से 6 एज जनसंख्या का लिंग अनुपात वर्ष 1961 से कैसा रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ये सब बताना है। निरंतर घट रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर है, प्रारंभ में बढ़ा तदुपरांत घटा। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपको बताना है, वो क्या है, निरंतर घट रहा है। जी हाँ भैया, कोई भी बिटिया पैदा करना नहीं चाह रहा है, यानी इसका जो अनुपात है वो लगातार घट रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है, 5, 6, 7 और 8। ये थोड़ा सा रिपीटेड हो गया है, तो फिलहाल एक बार मैंने इसको पढ़ा दिया है। तो इसमें जो 7 ऑप्शन है, 7 ऑप्शन सही है। और ये हो गया है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की जो संख्या 7 है। यहाँ पर जहाँ मैं वर्तमान में स्थित हूँ, चित्रकूट, बादा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर का भूखंड यहाँ पर बुंदेलखंड कहलाया जाता है, जिसके लिए जो है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार विशेष पैकेज भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। आप बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। धूप के चश्मे की पावर क्या होती है, यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है 0 डायोप्टर, दूसरा है 1 डायोप्टर, तीसरा है जो है 2 डायोप्टर और चौथा है 4 डायोप्टर। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1 यानी 0 डायोप्टर। यानी जो धूप के चश्मे होते हैं उसमें किसी पावर की ज़रूरत नहीं होती, यानी शून्य पावर होता है। और जो डायोप्टर होता है वो लेंस की क्षमता का मात्रक है। डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। इसको कभी भी आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेंस की क्षमता का मापक क्या है, तो यहाँ पर होता है डायोप्टर। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका समाप्त होता है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो उम्मीद करता हूँ इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले के प्रैक्टिस सेट देखना, तो मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।